हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दें आपको कि हम लोग हर वीडियो में पॉलिटी के जो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हम लोग का क्या होगा कि पॉलिटी भी हमारे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो भी कवर होते जाएंगे और लास्ट में हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, या तो याद सिर्फ रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने लिया है अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है, जो कि है विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता है, ठीक है। तो इस पे क्या दिया गया है कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता दिया गया है या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किस पे दिया गया है, अनुच्छेद 14 में। तो आप लोगों को खाली याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद नंबर 14 में क्या दिया गया है तो सिर्फ याद रखिएगा विधि के समक्ष समता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ISSF प्रूफ क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन दिया गया सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो अब अभिनव बिंद्रा के बारे में देख लेते हैं। हाँ, ISSF ब्लू ऑनर्स पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा हैं। या अवार्ड किस पे दिया जाता है? मेन ये है कि ये अवार्ड किस खेल में दिया जाता है, ठीक है। तो यह अवार्ड निशानेबाजी, तो याद रखिएगा निशानेबाजी के लिए दिया जाता है ISSF अवार्ड, ठीक है, योगदान दिया, ठीक। तो यह ISSF द्वारा जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो मेन क्या है कि सबसे पहले किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। किस पे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका निशानेबाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम जो है कानून बनता है? ऑप्शन दिया गया कानून मंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन से राष्ट्रपति, ठीक है। तो जितने भी हमारे कानून बनते हैं उस पे जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है वो कानून नहीं पारित होता है या फिर नहीं बन पाता है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखेंगे। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित तो कोई अधिनियम कानून बनता है, ठीक है। कैबिनेट के निर्णय के पश्चात विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाता है। सदन में पक्ष और विपक्ष सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करते हैं और चर्चा के पश्चात विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब देखिए दो सदन है, कौन कौन से? लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो पहले लोकसभा में अगर कोई बिल पारित होगा कहां जाएगा? वो राज्यसभा में जाएगा, या फिर राज्यसभा में अगर बिल पारित होता है तो लोकसभा में जाएगा। जब दोनों में हो जाएगा फिर उसके बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो बिल पारित हो जाता है। तो आगे दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज दी गई कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनुच्छेद 111 के अधीन करता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो आंसर हो जाएगा 111, ठीक है। फिर इसके बाद है विधेयक पर यदि सदनों में गतिरोध हो तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट सेक्शन या फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो गतिरोध मतलब कि इस पे अनुच्छेद कौन सा है? मतलब कि जो ये हमारा जॉइंट सेशन है या संयुक्त अधिवेशन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 108, ठीक है। फिर इसके बाद धन विधेयक
संविधान संशोधन आदि विधेयक हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि धन विधेयक जो है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटी आंत। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है। याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। और छोटी आंत में भोजन का पाचन से क्षारीय माध्यम होता है, क्योंकि आंतीय रस का जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है 8.08 से लेके 8.3 तक होता है। ठीक है। फिर आगे है, बड़ी आंत में अवशिष्ट भोजन का संग्रह होता है। ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? जो भोजन बच जाता है उसका संग्रह होता है। फिर अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो कौन है मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। और फिर इसके बाद अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रोत होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है कि अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन दिया गया RERA, नाबार्ड, IRDA या फिर सेबी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेबी। ठीक है। स्टॉक मार्केट के जो भी या फिर जिसके अधीन चलती है वो कौन हो जाएगा? सेबी। और सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए केंद्र एजेंसी सेबी जिम्मेदार है। ठीक है। अब सेबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। एस से हो जाएगा सिक्योरिटी, ई से हो जाएगा एक्सचेंज, बी से हो जाएगा बोर्ड, और ऑफ और आई से हो जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है। और सेबी का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? मुंबई में है। और सेबी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी हैं, बट अब चेंज हो चुके हैं, तो देख लीजिएगा लेटेस्ट कौन है। और सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? एक तो क्या है ये स्टॉक मार्केट के विनियमन की केंद्रीय एजेंसी कौन है? सेबी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है और स्थापना कब हुई है? ठीक है। तो वर्तमान जो ये अध्यक्ष हैं ये हमेशा चेंज रहते हैं, तो इस पे ज़्यादा देखिएगा मत, क्योंकि जो जब एग्जाम हो उससे पहले वाला देख लीजिएगा कि करंट में कौन है। ठीक है। तो इसका 4 इंपॉर्टेंट हो गए पॉइंट्स। अब फिर आगे देखते हैं। हाँ, जो सेबी की वैधता दर्जा है 1992 में दिया गया था। ठीक है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेबी के बारे में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसी से पूछा जाता है, बट जो प्रेजेंट टाइम के होंगे वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है, बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ताप नाभिकीय संलयन में। ठीक है। अब इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स। हाँ, क्या क्या दिया गया है? हाइड्रोजन से बम ताप नाभिकीय संलयन से अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है। फिर हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियस बम अथवा एच बम भी कहा जाता है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट होता है कि इस बम को और क्या क्या बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि हाइड्रोजन बम को एच बम भी बोल सकते हैं या थर्मोन्यूक्लियस बम भी बोला जा सकता है। और फिर इसके बाद है 1954 में सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। ठीक है। तो सबसे पहले किसने करा है? अमेरिका। अब जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से।
हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, कालमेथुजुथु तमिलनाडु। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। कालमेथुरु तमिलनाडु लोक कला युग्म सही नहीं है। ठीक है, काल जो में जुथु केरल की लोक कला है, और कालमेथुजुगु जो है कलम भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार की मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग की प्रतिष्ठा भी प्रदान की गई है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या दिया गया है, ओडिशा के पट्टचित्र चित्रकला की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव मत से तथा यदा कदा शिव मत से प्रेरित होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स, लारिसा नीना, उसेन बोल्ट या मोहम्मद अली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, माइकल फेल्प्स। ठीक है, ओलंपिक के इतिहास में माइकल फेल्प्स सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, और माइकल फेल्प्स ने कुल से कितने पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं, जिसमें 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा माइकल फेल्प्स हैं जो कि हैं अमेरिका के। और फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। कितने? 8 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। फेल्प्स कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और इनके जो और नाम है उनको देख लेते हैं। इनको फ्लाइंग फिश भी बोला जाता है क्योंकि स्विमिंग से रिलेटेड है ये, स्विमिंग करते हैं ये। और द बाल्टीमोर बुलेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लाइंग फिश और द बाल्टीमोर बुलेट किसका नाम है? फेल्प्स का है, माइकल फेल्प्स। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन दिए गए, तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर दक्कन का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, तिब्बती पठार। ठीक है, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है कौन है? तिब्बती पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार है। मध्य एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकला माकंस रेगिस्तान एक तिब्बत पठार का विस्तार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं? तो छोटा जो नागपुर पठार है हमारा उत्तर पूर्व में, उसके उसी पे स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व में छोटा जो नागपुर पठार है उसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, फिर मेघालय पठार राजमहल की जो पहाड़ी है उसकी पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो पूर्वी की तरफ उसका विस्तार है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है दक्कन का पठार। मुख्यतः जो है दक्कन ट्राइब की चट्टानों से बना हुआ है। और दक्कन पठार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मध्य अवस्थित है। और फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकीय कोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन दिया गया 7 to 8 दिन, 91 दिन, या फिर 182 डेज, या फिर 364 डेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 7 to 8 डेज। ठीक है, तो 7 to 8 दिन जो है भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। राजकोषीय बिल एक अल्पकालिक है, और राजकोषीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स को टी बिल के रूप में भी जाना जाता है। 91 दिन टी बिल, इन बिलों का कार्यकाल 91 दिन का पूरा होता है। इन्हें बुधवार को नीलाम कर और अगले शुक्रवार को भुगतान किया जाता है। फिर है 182 जो दिन होता है टी बिल, 182 के बाद परिपक्व हो जाती है। और 364 टी बिल्स में परिपक्वता अवधि कितनी हो जाती है? जो अवधि है 364 डेज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं, और अगले वीडियो में जब हम लोग याद करेंगे, मतलब जब देखेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इसके बाद वीक में एक करंट अफेयर सीरीज से देखेंगे।
जिसपे हम लोग वीकली या फिर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है उसको देख लीजिएगा। और अनुच्छेद 14 याद रखिएगा, विधि के समक्ष क्षमता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया, ये इनसे क्वेश्चन से काफ़ी पूछा जाता है, रिपीट काफ़ी बार होता है कि 14 में क्या है और 17 में क्या है। तो 14 में याद रखिएगा विधि के समक्ष क्षमता है, और 17 में जो वो है उस पर अस्पष्टता है या फिर अनटचेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।